हे भगवान, यह पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए कांता जी दर्द से कराह रही थी। छोटी बहू रीमा को वैसे तो अपनी सास की कराह सुन रही थी, लेकिन वह रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज़ को अनसुना कर रही थी कि कहीं खुद सास के कमरे में चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे में थोड़े कान लगा लिए। शायद कांता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है। तेरे बिना मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी रीमा के तन बदन में आग लग गई। बोली, इस परिवार का कितना भी कर लो, गुण तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फूला हुआ था उसका। मोबाइल चलाते हुए उसके पति नीरज ने तिरछी निगाह डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं, इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। जिसे देखो सुमन बहू, सुमन भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि सुमन भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। ओहो, तो यह बात है। मैडम को चिढ़ हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे क्यों चिढ़ूं? उनमें ऐसा है क्या? ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही कोई रूप सुंदरी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ने वाली बात सुनकर अब रीमा और ज़्यादा चिढ़ गई थी। नीरज भी बात को ना बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों रीमा को अपनी जेठानी सुमन से शुरू से ही चिढ़ होती थी, जबकि सुमन ने कभी अपने बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। सुमन रीमा से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी ज़ुबान पर जब सुमन का नाम होता था तो यह बातें उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन रीमा ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। कांता जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज़ सुनकर नीरज ने रीमा को झकझोरते हुए उठाया। रीमा, कितनी देर हो गई है? तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी है। हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं अपनी नींद क्यों ख़राब करूँ? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए रीमा बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। कांता जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह फुलके खाने की आदत है। सुमन बहू तो रोज़ फुलके और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही रीमा बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दें, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। कांता जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें रीमा का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 फुलके बना दिए। अगले दिन रीमा की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, माँ, सुमन भाभी अभी तक आई नहीं क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। नहीं बेटा, वह सुमन की माँ की तबीयत खराब है। कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं। इस बार नेहा भाभी आ गई है तो लगता है वह निश्चिंत होकर मायके गई है। मुस्कुराते हुए ननद रीता बोली। 2 दिन बाद रीता वापस जा रही थी तो कांता जी बोली, रीमा बहू, रीता ससुराल वापस जा रही है। मेरे पास कोई नई साड़ी भी पड़ी हुई नहीं है। सुमन होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई नई साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए निकाल दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वह साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है।
आप दीदी को पैसे दे दीजिए, रीमा मुंह बनाते हुए बोली। रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी, कहकर रीता ने बात को टालना चाहा। लेकिन कांता जी को रीमा से यह उम्मीद नहीं थी। वह आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम में और सुमन में फ़र्क करती हूँ। हर वक्त सुमन बहू क्यों करती रहती हूँ? क्योंकि वह हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने रीता की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा हो गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि बेटी का ब्याह कैसे करेंगे। उस वक्त सुमन बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े आप रीता की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। नीरज को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास भी पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी सुमन बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकाल कर नीरज को पकड़ा दिए। यह बात भी जब नीरज का काम चल पड़ा तो नीरज ने खुद हमें बताई थी। मैं यह नहीं कह रही कि तुम मुझसे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है, नहीं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। यह सब सुनकर रीमा की नज़रें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। अगले दिन सुमन मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आज रीमा के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए सम्मान नज़र आ रहा था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।